जय हिंद दोस्तों। तो आज के इस वीडियो में हम एक क्वेश्चन ऐसा लेकर के आए हैं जो आपका बोर्ड एग्जाम में 6 नंबर दिला सकता है, वो भी गारंटी। तो ऐसा हम क्यों बोल रहे हैं, उसके पीछे का रीजन भी समझेंगे। तो सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि वो क्वेश्चन क्या है। तो क्वेश्चन है कि पाइथागोरस प्रमेय को सिद्ध करना। अब जब हम इसका प्रीवियस ईयर चेक कर रहे थे, 2009 से हम चेक करना स्टार्ट किए और अभी जब तक एग्जाम हुआ है 2019 तक, क्योंकि 2020 से तो अभी कोरोना में कोई एग्जाम हो ही नहीं रहा है। तो जब इतना साल का हम प्रीवियस ईयर चेक किए तो मात्र 3 साल ऐसा निकला जिसमें ये क्वेश्चन नहीं पूछा गया था। वो साल कौन कौन सा था? 2010, 2013 और 2018। मात्र 3 साल ये क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, बाकी बाद हर एक साल ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो हर एक साल एक क्वेश्चन पूछा जाता है 28 नंबर क्वेश्चन में बोर्ड का एग्जाम में। अब 2010 में कौन सा सवाल आया था, 2013 में कौन सा सवाल आया था, 2018 में कौन सा सवाल आया था, ये भी बात आता है। तो देखिए जो 28 नंबर क्वेश्चन है उसमें 3 पर में पूछा जाता है जनरली। एक थेल्स पर में, पाइथागोरस पर में, एक समरूपता त्रिभुज वाला पर में। तो ये 3 पर में पूछा जाता है। इसमें जब हम 11 साल का क्वेश्चन बैंक देखें, क्योंकि 2009 से 2019 तक टोटल 11 साल होता है, तो 11 साल में 8 साल केवल जो आया है तो पाइथागोरस पर में आया है। उसके बाद 2010 में आया था कौन सा पर में? समरूपता त्रिभुज वाला। 2013 में आया था थेल्स पर में और 2018 में पाइथागोरस पर में का विलोम आया है। तो देख लेते हैं कि पाइथागोरस पर में कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हर एक साल, कोई साल छोड़ करके हर एक साल ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इस क्वेश्चन को हम लोग आज इस तरह से पढ़ेंगे कि हम लोग को 6 नंबर पक्का आ सके एग्जाम में। तो क्योंकि देख लिए कि कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखिए ये वीडियो एक बार अगर आप देख लेते हो तो ये पर में आपका सीधा दिमाग में घुस जाएगा। तो एक बार इसको हम स्टार्ट करते हैं कि किस तरह से इसे हम सॉल्व करेंगे, और एग्जाम में जिस तरह से लिखना है हम हूबहू उसी तरह से बताएंगे कि आप इस तरह से लिख के आइएगा तो 6 नंबर का 6 नंबर आपका मिल सकेगा। तो देखिए सबसे पहले हम क्वेश्चन को समझते हैं। देखिए इसको 2 तरह से पूछा जाता है। एक जो तरीका होता है उसमें लिखा हुआ रहता है कि आप पाइथागोरस प्रमेय को लिख करके सिद्ध करें, और दूसरा जो तरीका होता है उसमें ये कथन लिखा हुआ रहता है और ये कथन को पढ़ करके अपने से पता करना होता है कि किसका कथन है, और उस कथन के हिसाब से आपको सिद्ध करना पड़ता है। तो सबसे पहले देखिए प्रमेय क्या बोल रहा है, थेल्स प्रमेय। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष 2 भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। इतना आप पढ़ने के बाद आपको ये डिसाइड करना होगा कि ये कौन सा प्रमेय है। तो देखिए यहाँ पे थेल्स, ये पाइथागोरस प्रमेय क्या बोलता है कि कर्ण का स्क्वायर, क्या बोला जाता है? कर्ण। तो सबसे पहले देखिए एक समकोण त्रिभुज यहाँ पे बोला गया है तो हम समकोण त्रिभुज बना दिए। एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग। अब सबसे पहली बात यहाँ पे कर्ण कौन है ये पहचानने के लिए जानना होगा। तो सबसे बड़ी भुजा जो होती है, सबसे बड़ी भुजा जो होती है कोई भी त्रिभुज का, वो क्या कहलाती है? कर्ण कहलाती है। और यहाँ पे सबसे बड़ी भुजा क्या हो जाएगी? ये हो जाएगी। तो इसका नाम दे देते हैं ये बी सी। तो यहाँ पे कर्ण कौन सा हो जाएगा? ये सी हो जाएगा। तो कर्ण का वर्ग, वर्ग मतलब क्या होता है? स्क्वायर। और कर्ण क्या है? ये सी। तो ये सी का स्क्वायर इक्वल टू शेष 2 भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। शेष 2 भुजा कौन कौन सा हो जाएगा? ये बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। यही आपको क्या करना है? सिद्ध करना है। ये आपको सिद्ध करना है। तो सिद्ध करने के लिए सबसे पहले हम क्या लिखते हैं? तो सबसे पहले हम लोग लिखते हैं कि जो दिया गया है क्वेश्चन में उस बात को लिखते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। अब देखिए किस तरह से हम लोग सिद्ध करेंगे। दिया गया है, अब यहाँ पे देखिए क्या दिया गया है कि ये बी सी एक समकोण त्रिभुज है। यही ना दिया गया कि एक समकोण त्रिभुज है। तो यहाँ पे हम सीधा लिखेंगे कि ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण बी इक्वल टू कितना है? तो कोण बी इक्वल टू 90 डिग्री। कोण बी इक्वल टू 90 डिग्री। यहाँ पे क्या है? 90 डिग्री है। समकोण त्रिभुज है तो कोण बी कितना हो जाएगा? 90 डिग्री का हो जाएगा। अब इसके बाद क्या लिखना है? सिद्ध क्या करना है वो लिखिए। सिद्ध करना है। तो सिद्ध क्या करना है? तो देखिए सिद्ध क्या करना है? कर्ण का स्क्वायर। तो कर्ण क्या है? ए सी का स्क्वायर इक्वल टू शेष 2 भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो शेष 2 भुजा कौन कौन सा हो जाएगा? ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर।
ये सिद्ध करना है। तो देखिए कोई भी प्रमेय को सिद्ध करने से पहले रचना की जरूरत पड़ती है, क्योंकि इससे पहले हम थेल्स प्रमेय पढ़ाए थे, उसमें भी रचना किए थे, तो इसमें भी कुछ रचना करना होगा। बस रचना को ही आपको याद रखना है, उसके बाद सारा चीज अपने आप याद हो जाएगा। तो देखिए रचना यहाँ पे क्या करेंगे, रचना हम ये करेंगे कि एक लंब डालेंगे। किससे लंब डालेंगे, बी बिंदु से लंब डालेंगे ये सी पर, और यहाँ पे जो लंब डाले तो इसका कुछ नाम दे देते हैं। तो हम क्या रचना किए, बी डी लंब डाले किस पे, ये सी पे। बस इतना ही आपको लिखना है, उसके बाद आप प्रूव करना है। तो प्रूव क्या करना है, ये चीज को प्रूव करना है। तो प्रूव करने के लिए आपको दो चीज याद रखना होगा। आप प्रूव कैसे कर सकते हैं, देखिए ये क्या है, भुजा है, ये सब क्या है, भुजा है। तो भुजा हम कैसे लिख सकते हैं, भुजा का स्क्वायर है। तो सबसे पहले हम लोग को क्या करना होगा कि यहाँ पे सबसे पहले समरूपता दिखाना होगा। आप समरूपता किस में दिखाएंगे, क्योंकि यहाँ पे एक ही तो त्रिभुज है, नहीं यहाँ पे तीन त्रिभुज है। तीन त्रिभुज कैसे, देखिए यहाँ पे जो एक बड़ा वाला त्रिभुज हम बनाए थे वो था। अब उसके बाद हम यहाँ पे रचना किए, तब दो त्रिभुज ये और बट गया ना। देखिए एक त्रिभुज ये हो गया, एक त्रिभुज ये हो गया। रचना हम इसीलिए तो किए थे ताकि एक और त्रिभुज बन सके, और उस त्रिभुज से हम समरूपता बाद में सिद्ध कर सके। तो यहाँ पे इसीलिए रचना किए थे। अब कौन सा त्रिभुज लेंगे, सबसे पहले त्रिभुज समरूप करेंगे, सबसे बड़ा वाला और ये छोटा वाला। छोटा वाला कौन सा है, देखिए ए बी डी, और बड़ा वाला कौन सा, ए बी सी। तो सबसे पहले इसको हम अलग करके लिख देते हैं, अलग कर देते हैं। तो सबसे पहले एक बड़ा वाला त्रिभुज कौन सा था, ए बी सी, और एक छोटा वाला त्रिभुज लेते हैं। अब छोटा वाला त्रिभुज कौन लेते हैं, सबसे पहले ऊपर वाला सिद्ध करते हैं, समरूपता दिखाते हैं, उसके बाद नीचे वाला को भी करना होगा। तो देखिए ऊपर वाला को समरूप सिद्ध करने से पहले एक चीज जान लीजिए कि जब कोई लंब डाला जाता है ना, तो यहाँ पे एंगल बनता है 90 डिग्री का। कितना का एंगल बनता है, 90 डिग्री का। तो एक और त्रिभुज कौन सा हो जाएगा, एक और त्रिभुज हो जाएगा, देखिए ए डी बी। कौन सा त्रिभुज, ए डी बी, और यहाँ पे ये एंगल भी कितना है, 90 डिग्री का। तो ये दोनों त्रिभुज हो गया। अब ये दोनों त्रिभुज को हमको समरूप दिखाना है, समरूप दिखाना है। तो देखिए सबसे पहले कौन त्रिभुज लिए, त्रिभुज कौन सा, ए बी सी, और त्रिभुज ए डी बी में। यहाँ पे देखिए समरूपता दिखाने के लिए क्या करना होगा, या तो तीनों एंगल को आप सेम दिखा दीजिए, या तो फिर भुजा के रेशियो सेम दिखा दीजिए। तो यहाँ पे देखिए एंगल बी क्या है, 90 डिग्री का, और एंगल डी क्या है, 90 डिग्री का। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं एंगल ए बी सी इक्वल टू एंगल ए डी बी इक्वल टू 90 डिग्री, क्योंकि दोनों कितना है, 90 डिग्री का है। एक और दिख रहा है आपको, देखिए यहाँ पे भी एंगल ये दिख रहा है, यहाँ पे भी एंगल ये दिख रहा है, और दोनों एंगल उभयनिष्ठ है, क्योंकि इसमें भी ये एंगल है, इसमें भी ये एंगल है, दोनों एंगल उभयनिष्ठ है। तो एंगल ये इक्वल टू एंगल ये, यहाँ पे क्या लिख देंगे, उभयनिष्ठ। अब यहाँ पे देखिए आपको कुछ दिख रहा है, दो एंगल आपको सेम मिल गया, ये एंगल भी सेम मिल गया जितना 90 डिग्री, ये भी तो ये भी, और ये भी एंगल आपको इक्वल मिल गया। जो दो एंगल आपको अगर किसी भी त्रिभुज में दो एंगल आपको सेम मिल जाता है, तो तीसरा भी एंगल क्या हो जाता है, इक्वल हो जाता है। क्योंकि देखिए मान के चलिए तीनों का एंगल 180 होता है ना, तो ये दोनों मिलकर के अगर 100 हो गया, ये दोनों मिलकर के अगर 100 हो गया, तो 80 दोनों में हो जाएगा। तो ये समरूपता से क्या बोल सकते हैं कि यहाँ पे एंगल 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 से ये त्रिभुज क्या है, समरूप है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे ये समरूपता से त्रिभुज, कौन कौन सा त्रिभुज, ए बी सी समरूप। अब ये किसका साइन है, तो ये समरूप का साइन है, ए बी सी समरूप, ए डी बी, ये समरूपता हम लगा दिए। अब इससे हमको क्या फायदा हुआ, इतना हमको करने से हमको क्या फायदा हुआ वो बात जानते हैं। तो देखिए जब कोई दो त्रिभुज समरूप हो जाता है ना, तो इसका जो साइड का रेशियो होता है वो क्या होता है, इक्वल होता है। वो क्या होता है, इक्वल होता है। तो अब हम इसका साइड का रेशियो क्या कर सकते हैं, इक्वल कर सकते हैं। तो देखिए इसका साइड का रेशियो यहाँ पे लिए ये भी, तो इसमें भी क्या लेना होगा, ए डी। तो ए बी बटा ए डी इक्वल टू, इसीलिए यहाँ पे लिख देंगे ए बी बट्टा ए डी इक्वल टू ए सी बट्टा ए बी। यहाँ पे ए सी लिए तो इसका भी ये भी लेंगे, क्योंकि इसका कर्ण ले रहे हैं तो इसका भी कर्ण लेंगे, ए सी बट्टा ए बी।
अब यहाँ पे देखिए हम क्या करते हैं, इसको और क्या कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, क्योंकि हमको यहाँ पे ए बी का स्क्वायर चाहिए ना। तो यहाँ पे दिख रहा है आपको, इसमें ऊपर में ए बी नीचे में ए बी, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते तो क्या हो जाता है, ए बी का स्क्वायर इक्वल टू ए सी इंटू ए डी। इसको इक्वेशन ऑफ फर्स्ट मान लीजिए। तो ये भी तो आ गया, अब हमको लाना है बी सी। अब बी सी कहाँ से आएगा, तो ये त्रिभुज को समरूप करेंगे ये बड़ा वाला त्रिभुज से, तो हमको बी सी भी मिल जाएगा। उसके बाद ये दोनों से हमको ये से भी मिल जाएगा, तो प्रूव हो जाएगा। तो देखिए सबसे पहले आप कौन सा त्रिभुज में लेंगे, पुनः त्रिभुज ए बी सी, और त्रिभुज कौन सा लेंगे, अब ये वाला लेंगे सी डी बी या बी डी सी, बी डी सी में। तो यहाँ पे ये त्रिभुज तो यही रहेगा, ये त्रिभुज हम मिटा देते हैं और इस त्रिभुज की जगह कौन सा त्रिभुज ले लेते हैं, नीचे वाला। तो नीचे वाला क्या हो जाएगा, यहाँ पे डी हो जाएगा, यहाँ पे बी हो जाएगा, यहाँ पे सी हो जाएगा, क्योंकि एंगल कितना है यहाँ पे 90, तो 90 यहाँ पे रखिए, दोनों एक जैसा कर दिए। अब देखिए, अब इस त्रिभुज में हम फिर समरूपता सिद्ध करते हैं। तो एंगल बी यहाँ पे आप पूरा लिखिएगा इस तरह से, एंगल ए बी सी, तो यहाँ पे हम सिर्फ एंगल बी लिख दे रहे हैं, एंगल बी इक्वल टू एंगल डी इक्वल टू 90 डिग्री। ये दोनों में एंगल सेम मिल गया। अब एंगल सी इक्वल टू एंगल सी, दोनों एंगल इक्वल है, क्योंकि देखिए इसमें भी सी है इसमें भी सी है, तो दोनों क्या होगा, उभयनिष्ठ हो जाएगा। उभयनिष्ठ कोण, तो इसमें भी ये समरूपता लग जाएगा ना, ये समरूपता से त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज बी डी सी, ये दोनों समरूप हो गया। अब जब ये दोनों समरूप हो गया तो इसका भी क्या हो जाएगा, साइड का जो रेशियो होता है वो क्या होता है, इक्वल होता है, तो इसका भी हम इक्वल कर देते हैं। उसके बाद देखिए किस तरह से प्रूव होता है। तो कुछ याद करना था, कुछ याद करना नहीं है। सबसे पहले हम क्या किए, अभी तक ये छोटा वाला त्रिभुज लिया और बड़ा वाला त्रिभुज से समरूपता सिद्ध किए। उसके बाद ये छोटा वाला त्रिभुज लिया और इस बड़ा वाला त्रिभुज से भी समरूप सिद्ध कर रहे हैं, तो ये समरूपता हो गया। तो यहाँ पे देखिए अब साइड का रेशियो लिखते हैं, तो साइड कौन सा हो जाएगा, यहाँ पे देखिए अब ये भी साइड का तो काम खत्म हो गया, क्योंकि ये भी का स्क्वायर यहाँ पे मिल गया। अब हम लोग को क्या लाना है, देखिए बीसी लाना है, तो बीसी वाला लेते हैं। तो यहाँ पे बीसी बटा, जब इसका बीसी लिए तो इसका क्या लेंगे, डीसी लेंगे, इक्वल टू इसका भी कर्ण ले लीजिए एसी बटा बीसी, क्योंकि इसका भी कर्ण क्या होता है, बीसी होता है। अब यहाँ पे भी देखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, बीसी का स्क्वायर इक्वल टू एसी इंटू डीसी। अब इसको इक्वेशन क्या मान लीजिए, 2 मान लीजिए। अब समीकरण 1 और 2 को ऐड करने के बाद हम लोग को जो सिद्ध करना था वो मिलने वाला है। तो देखिए समीकरण 1 और 2 से देखते हैं, समीकरण 1 और 2 से। यहाँ पे देखिए समीकरण 1 में क्या है, ए बी का स्क्वायर, तो समीकरण 1 और 2 में क्या करेंगे, लेफ्ट साइड को लेफ्ट साइड के साथ ऐड करेंगे और राइट साइड को राइट साइड के साथ ऐड करेंगे। तो लेफ्ट साइड में क्या है, देखिए ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, इसका लेफ्ट साइड क्या है, बी सी का स्क्वायर। अब दोनों ये दोनों को ऐड कर देते हैं, क्या क्या है, ए सी इंटू ए डी प्लस यहाँ पे क्या है, ए सी इंटू डी सी, AC इंटू डी सी। अब यहाँ से देखिए कुछ कॉमन निकल सकता है कि देखिए यहाँ भी AC है, इसमें भी AC है, तो AC को हम कॉमन निकाल सकते हैं। AC को कॉमन निकालिए, क्या बच जाएगा, AD प्लस DC, AD प्लस DC। जब AC बाहर निकल गया तो इसमें क्या बचा, AD, और इसमें क्या बचा, DC। अब AD और DC देखिए क्या, AD यहाँ से यहाँ तक AD और यहाँ से यहाँ तक DC। अब दोनों को हम ये सी लिख सकते हैं कि नहीं, AD प्लस DC, इतना प्लस इतना इक्वल टू AC लिख सकते हैं ना। तो यहाँ पे देखिए AC इंटू AC लिख सकते हैं, और इधर क्या है, AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। अब AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर इक्वल टू AC गुने AC, क्या लिख सकते हैं, AC का स्क्वायर।
और यही तो क्या करना था, हम लोग को प्रूव करना था, AC का स्क्वायर इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। तो देखिए कितना आसान था। अगर आप इस तरह से बनाते हैं तो आपका 6 नंबर पक्का आएगा। तो ये था पाइथागोरस प्रमेय। आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको किसी भी तरह का दिक्कत इस क्वेश्चन में होगा तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और नेक्स्ट वीडियो आपका किस चैप्टर का चाहिए आप कमेंट में बता सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय।